हेलो स्टूडेंट्स, गुरुकुल क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोग 10th स्टैंडर्ड में आ गए। सबसे पहले मैं आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने बगैर एग्जाम दिए आप लोग 10th स्टैंडर्ड में आ चुके हैं। हिस्ट्री के अंदर ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी भी क्लास की एग्जाम न होते हुए भी सभी बच्चे क्या हो गए, हायर क्लास के अंदर प्रोमोटेड हो गए। अजय में कोरोना का काफी सारा फायदा आप लोगों को हो चुका है। बगैर एग्जाम दिए आप लोग हायर क्लास में मतलब 10th स्टैंडर्ड में आप क्या हो गए, पहुंच गए। ओके, 9th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने मैथ से रिलेटेड बहुत कुछ देखा हुआ है। जितने भी आपके क्लासेस के अंदर जितने भी आपके ऑनलाइन लेक्चर हुए, उस लेक्चर के अंदर सभी टीचर्स ने जितना हो सके उतना मैक्सिमम पोर्शन कंप्लीट करने की कोशिश की हुई है। आप लोगों ने काफी ईमानदारी से वो लेक्चर अटेंड किए, उसके करस्पॉन्डिंग नोट्स बना के रखी। ओके, तो अब आप लोग 10th स्टैंडर्ड में आ गए हो, तो अपने को 10th स्टैंडर्ड के सिलेबस के बारे में थोड़ी सी जानकारी देखना है। तो इस लेक्चर के अंदर अपन सिर्फ 10th स्टैंडर्ड के अंदर कौन कौन से चैप्टर से आप लोगों को पेपर पैटर्न क्या है उस विषय में अपन डिस्कशन करेंगे। तो सभी को मालूम है मैथमेटिक्स को शॉर्टकट में जो है वो लिखा जाता है मैथ जो है वो आपका 100 मार्क का रहता है। मैथ 100 मार्क का रहता। ये 100 मार्क में 80 मार्क आपके थ्योरी के रहते हैं और 20 मार्क इंटरनल मार्क रहते हैं। थ्योरी के मार्क आप लोगों को कमाना है क्योंकि वो आपको लिखना है। 20 मार्क जो है जिसको अपने इंटरनल मार्क बोलते हैं, ये इंटरनल मार्क स्कूल वालों के पास में रहता है। स्कूल वाले मतलब आपके क्लास टीचर, आपका सब्जेक्ट टीचर, प्रिंसिपल, ये सब मिलके डिसाइड करते हैं कि 20 में से आपको कितने मार्क देना है। तो नियर अबाउट 20 में से 20, 19, 18 हर बार मिलते ही है। अगर आपको आउट ऑफ मार्क अगर आपको लेना है तो आपका स्कूल में, क्लास में रेपुटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, तो आपको ये मार्क मिल जाते हैं। और इंटरनल मार्क के लिए आपको अलग अलग एक्टिविटी दी हुई रहती, कुछ प्रैक्टिकल्स दिए हुए रहते, कुछ उससे रिलेटेड आपको असाइनमेंट दिए हुए रहते, वो आपको कंप्लीट करके देना है, तो उसके हिसाब से आपको ये मार्क मिलते हैं आइडियल में। और बहुत सी बार तो ये मार्क ऐसे चेहरा देख के भी मिलते हैं। अगर वो सब्जेक्ट टीचर का वो फेवरेट स्टूडेंट है तो भी मिल जाएंगे, प्रिंसिपल का फेवरेट स्टूडेंट है तो भी मिल जाएगा। वो 20 मार्क का ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। आपको सोचना है ये 80 मार्क के बारे में। तो आपका जो ये मैथ है ये 2 सेक्शन में डिवाइड होता है। पहला जो है जिसको अपन पेपर 1 के नाम से जानते हैं, और दूसरा जो है जिसको अपन पेपर 2 के नाम से बोलते हैं। पेपर 1 जो है जिसको अपन अलजेब्रा बोलते हैं। जैसे आप अलजेब्रा का नाम सुनते हो तो मन में खुशी होती है अजय में। पेपर 2 है उसको ज्योमेट्री बोलते हैं। ज्योमेट्री बोले तो थोड़ा सा नर्वसनेस आता है। ओके, पेपर 1 अलजेब्रा, पेपर 2 ज्योमेट्री। तो पेपर 1 जो है उसका थ्योरी जो है वो 40 मार्क का रहता है और पेपर 2 की थ्योरी कितनी रहती है, 40 मार्क का। मतलब 2 पेपर होते हैं आपके, पेपर 1 और पेपर 2। अलजेब्रा का सेपरेट पेपर होता है, ज्योमेट्री का सेपरेट पेपर होता है, और दोनों पेपर अलग अलग दिन होते हैं, एक ही दिन में दोनों पेपर नहीं रहते। पुराना जो सिलेबस था, पुराने सिलेबस के अंदर 150 मार्क का मैथ होता था, 75 मार्क का होता था, अलजेब्रा 75 मार्क का रहता था और ज्योमेट्री भी 75 मार्क का रहता था। फिर उसके बाद में क्या हुआ, वो 60-60 का हो गया था, यानी 120 मार्क का हो गया था। उसके बाद में फिर 100 मार्क का हुआ, तो 100 मार्क में 50 मार्क अलजेब्रा का पेपर रहता था और 50 मार्क का ज्योमेट्री का पेपर रहता था। लेकिन उसमें क्या होते थे, बच्चे बहुत सारे फेल होते थे। में सबसे ज्यादा बच्चे फेल 10th स्टैंडर्ड में मैथ में होते थे, पुराने सिलेबस की बात कर रहे हैं अपन। फिर उसके बाद में साइंस में फेल होते थे। तो फिर बोर्ड वालों ने क्या किया, एक रूल निकाला उसके अंदर कि 50-50 मार्क के थ्योरी के पेपर न रखते हुए उसमें 20 मार्क अपन इंटरनल दे देंगे। अब 20 मार्क इंटरनल दे देंगे तो उसमें लिखा कि 20 मार्क प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। केमिस्ट्री का रहेगा तो आप लैब में जाके प्रैक्टिकल कर सकते हो, फिजिक्स का है तो उसके लिए भी लैब है, बायोलॉजी के लिए भी लैब है, मतलब साइंस के प्रैक्टिकल आप आसानी से कर सकते हो क्योंकि वो प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट है। मैथमेटिक्स प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट नहीं है, ये प्रैक्टिस बेस्ड सब्जेक्ट है। तो क्या हुआ
कि अब भैया मैथमेटिकल प्रैक्टिकल करना कैसा, लिखा जाता है ऊपर हेडिंग मैथमेटिकल प्रैक्टिकल। अरे अब मैथमेटिकल प्रैक्टिकल में है क्या, आपको एक दो प्रॉब्लम दिए हुए थे वो आपको सॉल्व करना है, वो कोई प्रैक्टिकल थोड़ी ना हुआ। तो क्या किया उन्होंने कि कम बच्चे फेल होने को होना, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पास होने को होना, इसलिए उन्होंने ये 20 मार्क की क्या किया, हेल्प किया हुआ है। और वो इस तरीके से बोर्ड वाले लिखेंगे नहीं कि हेल्प है करके, तो उन्होंने उसको नाम दे दिया इंटरनल मार्क। आइदर में अब मुझे बताओ कोई भी एक आधा अगर आपको प्रॉब्लम दिया, आइदर ना वो प्रॉब्लम आपको घर से सॉल्व करके लाना है। अगर आपको नहीं आता है तो आपके किसी रिलेटिव्स है, आपके छोटा भाई है, बड़ा भाई है, जो भी कुछ होगा, मम्मी पिताजी को कोई ना कोई आपको तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करके देगा, नहीं तो फिर क्लास का मास्टर तो है ही। आइदर में आपने डिफिकल्टी पूछा तो वो सॉल्व करके दे ही देगा आपको, तो उसको क्या प्रैक्टिकल थोड़ा ना बोला जाता है। आइदर में तो मेन पर्पस वो 20 इंटरनल मार्क्स का वही है कि जो कम यानी जो वीकर सेक्शन वाले जो बच्चे हैं, जिन्हें 4-5 मार्क्स से जिनका मैथ सब्जेक्ट रह जाता है, उनको कैसे तो भी उस सब्जेक्ट में प्रमोट करना है। क्या करना है, उनको प्रमोट करना है, इसीलिए वो 20 मार्क दिया है। नहीं तो 20 मार्क कुछ भी काम के नहीं है, बेफालतू के वो 20 मार्क्स है। अध्ययन में ओके, तो 40 मार्क का अलजेब्रा रहेगा, 40 मार्क का क्या रहेगा, आपका ज्योमेट्री रहेगा। फिर अलजेब्रा जो है इसके अंदर टोटल अपने पास में 6 चैप्टर है। अलजेब्रा के अंदर टोटल चैप्टर कितने पास में, 6 चैप्टर है। पहला चैप्टर है अपना लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ये पहला चैप्टर है। दूसरा चैप्टर है क्या उसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थर्ड नंबर का चैप्टर है आपके इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फोर्थ नंबर का चैप्टर है फाइनेंशियल प्लानिंग, फिफ्थ नंबर का आपके पास में दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी, सिक्स नंबर का आपके पास में दिया है स्टैटिस्टिक्स, जिसको शॉर्टकट में स्टैट्स बोलते हैं। ओके, तो ये 6 चैप्टर आपके अलजेब्रा में दिया है, मतलब आपका जो अलजेब्रा है वो ये 6 टॉपिक के अंदर क्या हुआ है, डिवाइड हुआ है। कौन कौन से चैप्टर है आपके पास में, पहला चैप्टर है लीनियर इक्वेशन, दूसरा चैप्टर है में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फाइनेंशियल प्लानिंग, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स। फिर इसके बाद में क्या दिया है, एक कुछ एरियाज दिया हुआ है, उस एरिया के अंदर इसको क्या किया है, डिवाइड किया है। तो पहला जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये जो 2 चैप्टर है ये अलजेब्रा बेस के हैं। कौन से बेस के, ये अलजेब्रा बेस के चैप्टर दिए हुए, एरिया के दिए, इससे आपको कोई लेना देना तो नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि है क्या करके। अलजेब्रा बेस के आपको चैप्टर दिए हुए हैं। उसके बाद में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो नंबर से रिलेटेड है, क्योंकि आप इसके अंदर नंबर की स्टडी करते हो। फाइनेंशियल प्लानिंग ये आपको कमर्शियल मैथमेटिक्स में आता है, जो स्टैट फाइनेंशियल प्लानिंग और स्टैट जो है ये आपका कमर्शियल मैथमेटिक्स में आएगा। ओके, तो एक एक एरिया उन्होंने दिए हुए हैं। फिर आएंगे अपन ज्योमेट्री की तरफ। पहला जो चैप्टर है ज्योमेट्री के अंदर वो है आपका सिमिलर ट्रायंगल, फर्स्ट चैप्टर इज सिमिलैरिटी। सेकंड है आपका पाइथागोरस थ्योरम, जिसको शॉर्टकट में अपन पीटी लिखते। थर्ड है आपके पास में सर्कल। नंबर 4 है आपके पास में ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, सभी के पास में टेक्स्ट बुक होगा ही। फिफ्थ नंबर का है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सिक्स नंबर का है टिग्नोमेट्री, और लास्ट है मेंसुरेशन।
ओके, तो इस तरीके से आपका पेपर 1 और पेपर 2 का पूरा सिलेबस दिया हुआ है। अरे में अलजेब्रा के अंदर ये 6 टॉपिक आपको दिए हैं, मतलब 6 चैप्टर आपके दिए हुए हैं। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फाइनेंशियल प्लानिंग, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। पेपर 2 के अंदर आपको दिया हुआ है सिमिलरिटी दिया हुआ है, पाइथागोरस थ्योरम, सर्कल, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और मेंसुरेशन। यानी पेपर 1 मतलब अलजेब्रा में टोटल 6 चैप्टर दिए हुए हैं, पेपर 2 में टोटल 7 चैप्टर आपको दिए हुए हैं। आए ना में? अब इसमें का देखो कौन कौन से टॉपिक इजी है। सब वैसे तो मैथमेटिक्स सभी इजी है, लेकिन कहीं कहीं पे आपको क्या करना पड़ता है, बहुत सारे फॉर्मूले, बहुत सारे कैलकुलेशन करना पड़ता है, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों को, किसी बच्चों को अलजेब्रा इजी जाता है तो किसी बच्चों को ज्योमेट्री क्या करता है, इजी जाता है। असल में डिपेंड करता है कि उस बच्चे का बेसिक नॉलेज उस चैप्टर से रिलेटेड कितना अच्छा है। जितना बेसिक नॉलेज अच्छा रहेगा उतना आप लोगों को वो चैप्टर आसानी से समझ में आएगा। ओके, तो इसमें से सबसे आसान अगर कोई चैप्टर होगा तो वो है आपका ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन। सबसे आसान ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, बाद में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके बाद में अगर आपको फार्मूला लर्न करने की आदत है, आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग है, तो फिर मेंसुरेशन, उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक है ना, फिर आएंगे अपन इधर, फिर उसके बाद में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, ये इजी है। फिर बाद में पाइथागोरस थ्योरम, सिमिलरिटी, ये इजी है। सबसे इसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला जो कार्यक्रम है वो ये फाइनेंशियल प्लानिंग है, क्योंकि 9th स्टैंडर्ड में इससे रिलेटेड ज्यादा अपने पास में दिया हुआ नहीं है, तो ये सबसे ज्यादा आपको कंफ्यूज करता है फाइनेंशियल प्लानिंग, जिसमें मार्केट वैल्यू है, फेस वैल्यू है, में ब्रोकरेज किसके ऊपर लगता है, जब अपन माल परचेस करते तो उसके ऊपर ब्रोकरेज मतलब जो जीएसटी है, ब्रोकरेज है, वो ऐड होता है, जब अपन बेचते तो उसमें से माइनस होता है। ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट दिया हुआ है, वो बेसिक नॉलेज अपने को नहीं है, कमर्शियल नॉलेज अपने को न रहने की वजह से ये चैप्टर थोड़ा फार अपने को हार्ड जाता है। बाकी इसमें का एक भी चैप्टर हार्ड नहीं है अंदर में। तो इस तरीके से आपका पेपर 1 है और पेपर 2 है। अब अपन पेपर 1 और पेपर 2 की स्टडी कैसे करेंगे 10th स्टैंडर्ड में। देखिए, अब आपका ऑफलाइन क्लास कब से चालू होता है इसकी गारंटी नहीं है, हो सकता हो इसी महीने में चालू हो जाए या नेक्स्ट मंथ में भी चालू होता। तो आपको करना क्या है, ऐसा समझिए कि यही आपका ऑफलाइन क्लास है। जो भी मैं आपको बोर्ड के ऊपर या जो जिस भी टॉपिक के ऊपर मैं आपको वीडियो भेजूंगा, आप सबसे पहले क्या करना, वो वीडियो एक बार अच्छी तरीके से देख लेने का। पहले स्टार्टिंग में ही आपने नोट्स बनाने की झंझट नहीं करने का। नहीं तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा सा वीडियो देखा पॉज करके नोट्स बनाते हैं, वीडियो देखा पॉज करके नोट्स बनाते हैं। तो ऐसा करना नहीं है आप लोगों को। जब तक ट्यूनिंग मैच नहीं होती तब तक आप लोग इस तरीके से करना नहीं है। सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको ये करना है कि आप पहले फर्स्ट टाइम पूरा वीडियो अच्छी तरीके से देख लीजिए। अब वीडियो देखना है तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, उसको हाई स्पीड में देखते हैं, 1.5 के स्पीड में देखते हैं, कुछ कुछ बच्चे तो 2 के स्पीड में भी देख लेते हैं। तो अपनी बुद्धि इतनी शार्प नहीं है, अपना आईक्यू उतना अच्छा नहीं है कि एक साथ अपन दो चीजें कर सके। तो इसीलिए अगर आपको वीडियोस देखना है तो पहले आप वीडियो पूरा नॉर्मल स्पीड में ही देखना है, हाई स्पीड में करके देखने की जरूरत नहीं है। हाई स्पीड में कब देखा जाता है, जब आपको वो टॉपिक समझ गया है, उसका सिर्फ आपको रिवीजन करना है में, तब वो वीडियो हाई स्पीड में देखा जाता है। नॉर्मली वो हाई स्पीड में देखने की जरूरत नहीं है। तो करना क्या है आपको, फर्स्ट टाइम जो भी आपको वीडियो आएगा उस वीडियो को आप अच्छी तरीके से पहले पूरा देख लेने का। पूरा वीडियो देखने के बाद में सेकंड टाइम क्या करोगे, आप उसकी नोट्स बनाना है। आपको नोट्स बनाना है, थोड़ा सा आपने पढ़ लिया, स्क्रीन के ऊपर पूरा मैटर आ गया, पॉज कर दिया, नोट डाउन कर लिया, फिर थोड़ा सा उसको रन किया, मतलब थोड़ा और आगे गए, फिर स्क्रीन को पॉज किया, फिर आपने नोट्स बना लिया।
आइडन में। तो इस तरीके से सेकंड टाइम में आपको वीडियो को पॉज करते करते आपको अपनी नोट्स बनाते जाना है। फर्स्ट टाइम में वीडियो को पॉज मत करना, फर्स्ट टाइम में शांत से बैठ के पूरा वीडियो आराम से देख लेने का, यानी आपको समझ में आता है कि अपने को ब्रेक कहाँ कहाँ करना है करके, और उसके हिसाब से सेकंड टाइम में जब आप वीडियो देखोगे, जब आपको नोट्स बनाने की नौबत आएगी, उस समय आप वीडियो को पॉज करते जाना और अपनी नोट्स बनाते जाना। जैसा मैं बोर्ड के ऊपर लिखता हूँ इसी तरीके से आपने वैसा का वैसा ही बोर्ड के अंदर लिखना है, बोर्ड पे से आपको देख देख के नोट डाउन करना है आपको। उसके बाद में आपकी नोट्स बन जाएगी। नोट्स बनने के बाद में एक बार फिर से उसको पढ़ लेने का, है ना में। और जहां जहां आपको नहीं समझता है, कोई एक आधी स्टेप आपको समझ में नहीं आई, एक आधा इक्वेशन आपको समझ में नहीं आया, एक आधा कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आया, या मैंने जो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया उसके करस्पॉन्डिंग एक आधी इजी मेथड आपको पता है, या आपको डाइजेस्ट में एक आधी बार मेथड इजी लगती है, तो जो भी कुछ है आप उसके ऊपर क्या करना, पेंसिल से मार्क करके रख लेना। फिर 2 पीरियड बाद बोलो 3 पीरियड बाद जब अपना लाइव लेक्चर जब रहेगा, उस समय आप अपनी डिफिकल्टीज मुझे सॉल्व यानी पूछ सकते हो, मैं आपकी डिफिकल्टी सॉल्व करके दूंगा। आई बात ध्यान में। तो करना क्या है, फर्स्ट टाइम आप जब वीडियो देखोगे तो पूरा एक साथ आपको वीडियो देखना है बगैर पॉज किए। सेकंड टाइम की वीडियो में अंदर आपकी नोट्स बनने को होना। थर्ड बार जब उसको पढ़ोगे आपके नोट्स को, फिर वीडियो देखने की आपको जरूरत नहीं है, नोट्स आप पढ़ोगे। नोट्स पढ़ने के बाद में जो जो पॉइंट आपको समझ में नहीं आते वो पेंसिल से मार्क करके रखना। जब भी अपना लेक्चर रहेगा तो आप मुझे पूछ सकते हो कि सर ये हमको पॉइंट नहीं समझे करके, है ना। मैं चौथी बात, जिस दिन का वीडियो आपको आएगा उसी दिन उसकी नोट्स बना लेना। पिछले बार हमने ऑनलाइन लेक्चर किए थे तो बहुत से बच्चों को हमने वीडियोस भेजे, लेकिन बच्चे ने क्या किया, उसके करस्पॉन्डिंग नोट्स बनाई नहीं, उन्होंने अपने मोबाइल में ही उनको क्या करके रखा, सेव करके रखा। फिर धीरे धीरे बाकी सब्जेक्ट के भी वीडियोस आते गए, मोबाइल की मेमोरी फुल होते गई, फिर उन्होंने पोर्शन क्या कर दिया, डिलीट करना चालू कर दिया, और वो डिलीट कर दिया उन्होंने, तो उन्होंने वो नोट्स बना ही नहीं पाए। अजन में ऐसे गलती आप मत करना। उन लोगों का कोरोना की वजह से एग्जाम नहीं हुआ, लेकिन आप लोगों का वैसा नहीं है, आप लोगों की एग्जाम 100% होना ही है। ध्यान में। तो जिस दिन वीडियो आपको मिलेगा उसी दिन आपको नोट्स बनाना है, उसी दिन उसको स्टडी करना है। उससे रिलेटेड जो जो मैं आपको बताऊंगा कि सॉल्व एग्जाम्पल की स्टडी करना है, या होमवर्क में आपको कोई अनसॉल्व एग्जाम्पल दिया हुआ रहेगा, या उससे रिलेटेड आपको कुछ और बातें दी हुई रहेंगी, तो तभी के तभी आपको ये सब करना है। आई बात में। तो जब भी मैं आपको होमवर्क दूंगा उसका आपको होमवर्क करना है, उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे क्या करना है, आपको भेजना है। आई बात में। जब आपके ऑफलाइन क्लासेस चालू हो जाएंगे या ऑनलाइन क्लासेस में भी कभी कभी आपको डिफिकल्टीज आना ही है, तो ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आप तभी के तभी पूछ लोगे, है ना, क्योंकि 2-3 वीडियोस आपके रिकॉर्ड करके हुए आएंगे। फिर कुछ दिन बाद आपको वीडियोस ऑनलाइन आते रहेंगे, यानी मैं इधर लेते रहूंगा, आप सामने रहोगे, ऑनलाइन आते रहेंगे, तो उसमें आप अपने डाउट्स क्या कर सकते, क्लियर कर सकते हो। आई बात में। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, स्टडी करना है। होमवर्क याद से करना, जितना ज़्यादा होमवर्क करोगे उतना आपका नॉलेज बढ़ेगा है। 9th स्टैंडर्ड में आप लोगों को मालूम ही है कि होमवर्क कितना जरूरी है करके। आई बात ध्यान में। तो आप लोग इसमें समझ गए होंगे पेपर 1 और पेपर 2 के अंदर। तो इसके अंदर आपको मुझे सिर्फ क्या करना था, आपको एक बेसिक आइडिया देना था कि मैथ सब्जेक्ट से रिलेटेड अपने को कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, कौन से टॉपिक ईजी है, कौन से टॉपिक थोड़े फार हार्ड है, उनके लिए अपने को क्या क्या एफर्ट्स लेना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने आपको ये एक लेक्चर लिया था। में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कुछ बेसिक चीजें जो रहेगी, अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पहले अपन सबसे पहले डिस्कस करेंगे पेपर पैटर्न, डिस्कस करेंगे कि 10th स्टैंडर्ड का पेपर पैटर्न कैसा है। 10th स्टैंडर्ड का पेपर पैटर्न लगभग 9th स्टैंडर्ड के जैसा ही आपको रहेगा। तो पहले अपन पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे, और उसके बाद में अपन 9th स्टैंडर्ड के बेसिक का कुछ देखेंगे। तो 2-3 लेक्चर आपके जो है वो पहले बेसिक के ऊपर चलेंगे, है ना। और फिर उसके बाद में अपन 10th स्टैंडर्ड को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो 10th स्टैंडर्ड में सबसे पहले अपन अलजेब्रा को लेंगे। अब अलजेब्रा का पहला चैप्टर अपन निपटाएंगे, फिर इधर का 1 इधर का 1, ऐसा अपना कॉम्बिनेशन चलता है। एक चैप्टर अलजेब्रा का, एक चैप्टर ज्योमेट्री का, इस तरीके से चलता है अपना, है ना। इसमें क्या भी जैसे 1 2 3 जो है, ये पहले जो 3 चैप्टर ये थोड़े से बड़े बड़े चैप्टर है,
और बाकी के चैप्टर कैसे आसान है, मतलब छोटे चैप्टर है। तो वो चैप्टर का वेटेज देख के अपन डिसाइड करेंगे अलजेब्रा की तरफ शिफ्ट होना कि ज्योमेट्री की तरफ शिफ्ट होना। आइजन में तो ये जो मैंने आपको बोर्ड के ऊपर लिख के दिया हुआ है, आप इसके करस्पॉन्डिंग नोट्स, मतलब ये ऐसा कैसा आपके रजिस्टर में लिखा हुआ होना चाहिए। जिस दिन में आपका ऑफलाइन क्लास चालू होगा, जिस बच्चे के पास में ये लिखा हुआ रहेगा उसी के डाउट्स में सॉल्व करके दूंगा, और जिसके पास में लिखा हुआ नहीं है, मतलब उसकी नोट्स बनी हुई नहीं है, तो उस बच्चे के डाउट्स में सॉल्व करके नहीं दूंगा। आई इतनी बात ध्यान में आपको। और डेट हमेशा आप डाला कीजिए ताकि आपको समझ में आएगा कि कौन से दिन में लेक्चर हुआ और कौन से दिन में लेक्चर नहीं हुआ। यही आपका ऑनलाइन रहेगा और यही आपका ऑफलाइन है, ऐसा समझ के ही आपको क्लास क्या करना है, अटेंड करना है। आया ध्यान में। तो चलिए फिर इस लेक्चर को यहीं पर ही ब्रेक देता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन पेपर पैटर्न और 9th स्टैंडर्ड के सिलेबस से रिलेटेड कुछ अपन बातें करेंगे। तब तक के लिए बाय।